नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 88 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 88 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था। तो अगर बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो संविधान सभा भारत में बनाई गई वो कैसे कैसे बनी। तो संविधान सभा या संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, भारत में कैबिनेट मिशन के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव कराए गए। अच्छा, संविधान सभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव करवाए जाने थे, तो ये बात आपको याद रखना है। तो जब संविधान सभा बन रही थी तो 389 सीटों पे चुनाव होने थे, 389 सीटों पे चुनाव होने थे, जिसमें से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी। डिटेल से आपको याद रखना है। 4 सीटें आपसे पूछा जा सकता है संविधान सभा की जो चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होने थे, कमिश्नरी क्षेत्र के लिए थी, और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थी। मतलब लगभग टोटल 389 सीटों पे क्या होने थे, आपके चुनाव होने थे साथियों। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। 93 हमारे देशी रियासतों के लिए, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के लिए, और ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितनी 292 सीटें थी। लेकिन जो संविधान सभा के चुनाव हैं वो 296 सीटों पर संपन्न हुए थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, जिसमें एक एंग्लो इंडियन थे। अच्छा, संविधान सभा में कौन से ऐसे एंग्लो इंडियन हैं जो जीत कर आए थे, तो इनका नाम था फ्रैंक एंथनी। क्या था? फ्रैंक एंथनी था। अगर आप एसपी टीजीटी कमीशन या जेबीडी कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो हमारे रिवीजन बैच में 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच के सदस्य बन सकते हैं। अच्छा, फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन थे संविधान सभा के। अच्छा, बात करें आपके पारसी धर्म का भी यहाँ पे कोई व्यक्ति था, तो फारसी धर्म का जो व्यक्ति था वो था पीएच मोदी। अच्छा, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा में कुल महिलाएं थी 15। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में एससी के लिए कितनी सीटें थी, तो एससी के लिए 26 सीटें थी, और एसटी के लिए यहाँ पे जो सदस्य थे यहाँ पे 33 सीटें थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। संविधान सभा की 3 बैठकें भी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हर शाम रात 9 बजे हमारी होती है लाइव क्लास, जिसकी अभी 12 क्लासें हो चुकी है। आज पार्ट नंबर 13 आने वाला है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव हमारा लाइव वाले में बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव देखना चाहते हो, भाई फ्री क्लासेज है। पिछले वाली 12 की 12 क्लासेज हमारी लाइव सेशन यूट्यूब में सेव है, तो वहाँ से आप आराम से इनको देख लीजिएगा। तो संविधान सभा की बात कर रहे थे, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर क्वेश्चन वाला बोलेगा कहाँ पे हुई, तो बोलेंगे दिल्ली में। तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और संविधान सभा की जो पहली बैठक के अध्यक्ष होते हैं वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की, तो इसमें कुल 211 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान सभा की अगर दूसरी बैठक की बात करें, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946। तो ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके दूसरे बैठक के जो अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 में, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। बात करें संविधान सभा की तीसरी बैठक की, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, और उसको जो पारित किया था वो किया था 22 जनवरी 1947 को। अच्छा, बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा में जो संविधान को बनने में जो समय लगाया था वो लगाया था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये सबको आता है। अब मैंने बोला कि संविधान सभा में जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं चुनकर आई थी, लेकिन उसमें से एक मुस्लिम महिला चुन के आई थी। उस मुस्लिम महिला का जो नाम था वो क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में जो एक मुस्लिम महिला थी उनका नाम क्या था, तो एक मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में थी उनका नाम अगर साथियों बात करें, तो उनका जो नाम था, अगर मैं उनके नाम की बात करते हूँ तो उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल।
तो बेगम एजाज रसूल की अगर मैं बात करूं साथियों, बेगम एजाज रसूल जो है वो क्या थी, भारत के संविधान की क्या थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और संवैधानिक सलाहकार सबको पता है वीएन राव थे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है। तो देखो, विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी एस्टैब्लिशिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भारत में अगर नया राज्य बनाना है तो उसके लिए जो अंतिम सत्ता होती है वो संसद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट से ही जो है वो बिल पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के भी सिग्नेचर होते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। और आर्टिकल 3 जो भारतीय संविधान का है वो भी यही बात करता है कि संसद जो है वो क्या है, नए राज्य को बना सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 अगर आपने पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करें संसद की, पार्लियामेंट की, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 79 है वो बात करता है हमारे पार्लियामेंट की, हमारे संसद की, जिसके 2 सदन है। एक है राज्यसभा, राज्यसभा बोले तो आर्टिकल नंबर 80, और एक है लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा लोकसभा, दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो किस अनुच्छेद के तहत बिठाया जाता है। तो अगर बात करें संसद के संयुक्त अधिवेशन की, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 108 है, इसके तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। और भारतीय संविधान का जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसका जो है वो कौन बुलाता है, उसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष है वो करता है। अभी नया संसद भवन भारत में बनाया गया है। अच्छा, भारत का नया संसद भवन कब उसका उद्घाटन किया है और किसने किया है। तो भारत के नए पार्लियामेंट का जो गठन किया है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, डेट याद रखनी है, 28 मई 2023 को किया गया है। अच्छा, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का गठन किया गया है। साथियों, इसके जो शिल्पकार है वो बिमल पटेल जी है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसको ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। कैसे शेप में बनाया गया है, तो भारत के संसद भवन को ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। साथियों, इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। भारत का जो संसद बना है वहाँ के 3 मुख्य द्वार है, एक ज्ञान द्वार है, एक शक्ति द्वार है, एक कर्म द्वार है। और अगर बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में बैठने की क्षमता यहाँ पे 384 सीटें राज्यसभा में बनाई गई है, और लोकसभा में बैठने के लिए जो सीटें बनाई हैं वो 888 बनाई हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, राज्यसभा में कितनी है, 384, और लोकसभा में कितनी, आपके 888 है। अगर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तो संसद में बना रखिए फिर 1272 सीटें। कितनी, 1272 सीटें। और लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है ना, लोकसभा का जो इंटरनल एरिया है वहाँ पे बनाया है भाई पक्षी वाला स्ट्रक्चर है ना, मतलब कि लोकसभा में बना रखा है राष्ट्र पक्षी मोर, और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है ना वहाँ बना रखा है कमल। जब आप उसके अंदर जाओगे तो मोर दिखेगा आपको कहाँ पे, तो आंतरिक हिस्सा राष्ट्र पक्षी मोर दिखेगा आपको लोकसभा में, और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वहाँ दिखेगा कमल। तो दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी है। और संसद के परिसर में जो है वो जो संसद का जो परिसर है, बीच का परिसर है, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ लगाया गया है, वो जो कि बरगद का पेड़ है। साथियों, इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। मतलब कि बरगद क्या है, हमारा भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। और पुराना जो संसद भवन है उसको अब संविधान सदन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आज मैं बता देता हूँ कि लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से, ध्यान से सुनना है, एग्जैक्ट गलत नहीं करना है, 21 फरवरी 1952। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहला लोकसभा का आम चुनाव साथियों हुआ था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पार्लियामेंट की भी मैंने बातें बोली जो आपने हर एक तरीके से इसको डिटेल से पढ़ा होगा। और संसद के किस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता, तो संसद के किस सदन का जो अध्यक्ष है वो उसका सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति संसद के जो सदन का है वो जो है सदस्य नहीं होता, मतलब उसका अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का, ठीक है, तो राज्यसभा का जो अगर बात करता हूँ मैं राज्यसभा का, तो राज्यसभा जो है वो संसद के सदन का अध्यक्ष जो है वो क्या है, अध्यक्ष तो होता है लेकिन सदस्य संसद का नहीं होता, उपराष्ट्रपति। ये बात आपको याद रखना है। तो वो राज्यसभा का ही होता है उपराष्ट्रपति, आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान प्रदान करता है। अच्छा, भारत का जो संविधान है वो क्या प्रदान करता है, कैसी नागरिकता यहाँ पे प्रदान करता है। तो भारत का जो संविधान प्रदान करता है वो प्रदान करता है आपका एकल नागरिकता।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भारत का संविधान एकल नागरिकता जहाँ पे भारत के संविधान में यहाँ पे जो है वो प्रावधान जो है वो एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है? तो एकल नागरिकता का जो हमने जो सिंगल जो आपका सिटीजनशिप है, आप गोवा जा रहे हो, आप हिमाचल जा रहे हो, आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हो, तो आपके पास आधार कार्ड से ही काम चलेगा। ये नहीं कि किसी दूसरे स्टेट में जाओगे तो कुछ वहाँ पे और ही चलेगा। नहीं नहीं, हमारे देश में एकल नागरिकता है। आपके पास आधार कार्ड है तो आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो आराम से, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है भारतीय देश के संविधान में ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड देश से लिया गया है। जैसे एकल नागरिकता है, आपका बहुत बार पूछा जाता है कि बहुत दफ़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो विधायिका का जो अध्यक्ष है ना, विधायिका में जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पद की जो भूमिका है वो भी हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। संसदीय विशेष अधिकार, तो संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से ले रखे? ब्रिटेन से। बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली, तो भारत देश में भारत देश के संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भी कहाँ से ले रखी है? ब्रिटेन से ले रखी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य है उनको किस देश से ले रखा है? तो मौलिक कर्तव्य को ले रखा है रूस से। कहाँ से ले रखा है? रशिया से ले रखा है। और मौलिक कर्तव्य 51 के अनुच्छेद नंबर 51 के ए में, और भाग है आपका 4, भाग 4 और 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ले रखा है आयरलैंड से, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रक्रिया है वो यूएसए से ली गई है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और अगर मैं बात करूं भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, मतलब कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, जिसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से ले रखा है। और समवर्ती सूची, जिसको कंक्रीट लिस्ट कहा जाता है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया देश से ली है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को बोलेंगे संसदीय विशेषाधिकार। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है, वो उसकी जो संकल्पना है वो ब्रिटेन देश से ली है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। तो चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना यूएसए से ली है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला क्वेश्चन है कि क्या मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है? जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि जो आर फंडामेंटल राइट्स आर एडजस्टेबल। तो देखिए, अगर मौलिक अधिकार की बात करें, क्या ये बाध्य योग्य है? तो मौलिक अधिकार जो है वो हाँ, ये क्या है? आपके बाध्य योग्य है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, मौलिक अधिकार कोई एक या दो नहीं है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो लिए गए हैं वो आपकी कहाँ से लिए गए? साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं आपके, जिनको मूल अधिकार भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये लिए गए हैं आपके यूएसए संविधान से, यूएसए देश से लिए गए। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है और अनुच्छेद नंबर 12 से 35 भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करता है। साथियों, आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? एक बार क्वेश्चन ये पूछा था। तो संविधान द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स है, इनको लागू करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। तो और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले 7 होते थे, एक को बाहर कर दिया, जिसका नाम है संपत्ति का मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है, संपत्ति का मौलिक अधिकार है, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसको अब लीगल राइट बना दिया, 300 के 1 में डाल दिया इसको। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको 300 के 1 में डाल के कानूनी अधिकार बनाया गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका कि संविधान में समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 के बीच में है। अच्छा, आर्टिकल नंबर
18 की बात करें, ये किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 18 आपका जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, तो उपाधियों का जो अंत है उसकी बात आर्टिकल 18 में की गई है। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये अनटचेबिलिटी से संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल से सुन सकते हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से सुन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप डिटेल से सुनते रहिए, बेहतरीन तरीके से सुनते रहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मौलिक अधिकारों से ही संबंधित था, कि बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर बोले तो आपका बंधुआ मजदूर अधिनियम जिसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर एबोलिशन, तो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन की अगर एक्ट की बात करें तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो बंधुआ मजदूर संसद द्वारा जो बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया जाता है वो 1976 के आसपास पारित किया जाता है। कमीशन भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अगर बात करें, अगर मैं आपके बीच बात करूं कि आर्टिकल नंबर 19 जो है वहाँ पे कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, तो वहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूल अधिकार का प्रावधान है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो भाषण का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अनुच्छेद नंबर 19 इसकी बात करता है। ठीक है। अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, परंतु मतलब कि स्वतंत्रता इसके अंतर्निहित है, तो अंतर्निहित किस में है, तो 19 के 1 में भाई, ये भी आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका जो 19 से जो 22 है उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है आपका राइट टू फ्रीडम, आपका क्या बोलेंगे, राइट टू फ्रीडम जो है वो क्या है आपका 19 से 22 है। फिर आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जिसको शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार कहा जाता है 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 25 से 28 है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 है। और देन उसके बाद आर्टिकल 32 है जिसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये अनुच्छेद नंबर 32 में है। इस बात को आपने बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एक एक बातों को आप डिटेल से सुनते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बेहतरीन तरीके से आप इन बातों को सुनते जाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस आपके लिए रहने वाली है। हर एक बात को आप बेहतरीन तरीके से सुनते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है। अच्छा, भारत के संविधान की बात यहाँ पे हो रही है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कैसा है। तो अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन था, ऑप्शन सी, कि कुछ मामलों में कठोर है और अन्य मामलों में क्या है, लचीला है ना। तो याद रखना, भारत का संविधान कुछ मामलों में कठोर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में कहीं ना कहीं आपको जो भारत का संविधान है वो लचीला देखने को मिलने वाला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, संविधान सभा की जो अगर बात करता हूँ मैं भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। आज पॉलिटी के क्वेश्चन में उठा के लाया था, और बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनको संविधान का निर्माता के साथ साथ आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा 29 अगस्त 1947 को पांडुलेखन समिति का स्थापना की गई थी। बोले सर, पांडुलेखन समिति का मतलब क्या होता है। सर, ड्राफ्टिंग कमेटी आपने सुना है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, टंकन समिति या पांडुलेखन समिति की स्थापना हुई थी, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसमें 6 अध्यक्ष, 6 सदस्य थे और 7वें भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और इसी संविधान सभा की अंतिम बैठक में आपका राष्ट्रगान अपनाया गया था, जो कि जनगण मनगण है, और भारत का राष्ट्रपति सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला यहाँ पे बताया गया है कि इसमें आपके कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में ये क्या है, लचीला है। जी, अगला क्वेश्चन है कि आपका भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है। तो भारत में अगर वित्त आयोग की बात करें तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात निर्मित होता है। इस बात को आपने याद रखना है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग अब कार्य करेगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2026 से आपका आगे 2031 तक कार्य करने वाला है। अभी वर्तमान में जो है 2017 पे जो गठित वित्त आयोग हुआ था आपका 15वां वित्त आयोग। अच्छा, 16वें वित्त आयोग में अरविंद पनगड़िया जी काम कर रहे हैं, अध्यक्ष है इसके। लेकिन 15वें जो वित्त आयोग अभी जो कार्य कर रहा है भारत में 2017 में निर्मित हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे,
इसका जो गठन 2017 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह, और ये 2020-21 से 2021-26 तक कार्य कर रहा है। भारत में जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था वो कब किया गया था, तो ये 1951 में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी। तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग, पहला फाइनेंस कमीशन भारत में गठित किया गया था। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी, और पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में साथियों हुआ था। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को आप डिटेल से सुनते जाइए, सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 280 के तहत किया गया है, और इसका कार्यकाल, इसका टेन्योर 5 साल होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और उसके अलावा उसके 4 और सदस्य होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें सदस्यों की बात करूँ तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला होना चाहिए, सरकार की जो वित्त लेखाओं का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब जो सदस्य इसके होने चाहिए, या आर्थिक मामलों का विशेष व्यक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, इन सभी से मिलकर बनी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।